अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट आंसर हमारे पास है डिस्क्राइब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर मैंने इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने 3 की पॉइंट्स को अपने जेहन में रखना है। नंबर 1, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द सी प्री प्रोसेसर और सी कंपाइलर, यानी कि ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि कंपाइलर के लिए होती हैं, नॉट फॉर द यूजर। नंबर 2, द प्री प्रोसेसर इज द प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइलेशन, यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सी प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है कंपाइलेशन से पहले। थर्ड पॉइंट इसका, अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद हैश साइन। There are two types of preprocessor directive, number 1 include, number 2 define। इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने इसके नाम जो है वो लाजमी तौर पे लिखने हैं। डिस्क्राइब इंक्लूड डायरेक्टिव, इसके अंदर आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज टू इंसर्ट हेडर फाइल इन अ सी प्रोग्राम। जब भी हम सी प्रोग्राम के अंदर किसी लाइब्रेरी फाइल को, किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करेंगे। इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू लाइब्रेरी फाइल, यानी कि हम अपने प्रोग्राम की मदद से अगर किसी लाइब्रेरी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो यूज करेंगे। इसके साथ आपने इसका सिंटैक्स लाजमी लिखना है, हैश साइन इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, और इसकी एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है, इंक्लूड stdio.h। डिस्क्राइब डिफाइन डायरेक्टिव, इसके अंदर भी हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो, यानी कि जब भी हम लोगों ने कोई कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन करना है तो उसके लिए जो डायरेक्टिव यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अ डिफाइन डायरेक्टिव। नंबर 2, द कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि जब आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से तो उस वैल्यू को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, हैश साइन डिफाइन, मैक्रो नेम, और इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, हैश साइन डिफाइन पाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3.14159। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाई हमारे पास है ये हमारे पास एक कांस्टेंट मैक्रो है और इसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होगी। डिफाइन कांस्टेंट मैक्रो, कांस्टेंट मैक्रो इज अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंड टू द कंपाइलर। तो कांस्टेंट मैक्रो हमारे पास एक ऐसा नेम होता है जिसको हम रिप्लेस करते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट मैक्रो। डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, लिंकर हम किसे कहते हैं, द लिंकर कंबाइंस डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स टू द ऑब्जेक्ट फाइल, यानी कि लिंकर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ और एक नई फाइल प्रोड्यूस करता है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है। तो लिंकर जो है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है प्रोड्यूस करेगा, जबकि लोडर जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है, और जब तक प्रोग्राम हमारा मेमोरी में लोड नहीं होगा हमारा प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In unstructured programming language, the entire logic of the program is implemented in a single module or a function, यानी कि प्रोग्राम की लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिंगल मॉड्यूल और सिंगल फंक्शन की मदद से। तो ऐसी अप्रोच को, ऐसी टेक्निक को हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम की डेवलपमेंट, प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम की डिबगिंग जो होती है वो यूजर्स के लिए डिफिकल्ट होती है, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स और फंक्शन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी मॉड्यूल्स और फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम को डेवलप करना, प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, प्रोग्राम को डिबग करना, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर्स के लिए आसान होता है। सी लैंग्वेज जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड किसे कहते हैं, अ कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड, अ कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर कोड की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। डिफाइन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, MCQs के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप की, डेनिस रिची ने डेवलप की, कौन से ईयर में की, 1972 में की,
कहाँ पे डेवलप की? एट&टी बेल लेबोरेटरी में डेवलप की। किस लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया? बी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया। और किस सॉफ्टवेयर के लिए सी लैंग्वेज है वो डिज़ाइन की गई? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया। व्हाट इज़ मेन फंक्शन? मेन फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। विदाउट मेन फंक्शन हम अपने सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन नहीं कर सकते। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज इन ब्रेसेस, जिनको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। डिफाइन डेलीमीटर्स। ब्रेसेस इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी। These braces are called delimiters. The opening brace indicate the beginning of the block code and the closing brace represent the end of the block code. तो ये बेसिकली हमारे पास जो डेलीमीटर्स होते हैं ये हमारे बॉडी का, फंक्शन की बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। उनके दरमियान हम अपनी प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं। राइट द शॉर्टकट कीज टू सेव, कंपाइल, आउटपुट विंडो एंड रन सी प्रोग्राम। सेव की जो है इसकी हमारे पास शॉर्टकट की होती है F2। अगर प्रोग्राम को कंपाइल करना है इसके लिए Alt+F9। अगर हमने आउटपुट विंडो जो है व्यू करनी है तो उसके लिए Alt+F5। और अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+F9। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट कीज़ हैं जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन असम्बलर। असम्बलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। तो ये जस्ट आपने इसकी यही डेफिनेशन लिखनी है। असम्बलर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड। और इसके साथ नीचे आप लोगों ने ये डायग्राम्स भी बना देनी है जिसके अंदर आपके पास असेंबली कोड होगा, दरमियान में असम्बलर होगा जो कि कन्वर्ट करेगा इसको मशीन कोड में। डिफाइन सिंटैक्स एरर विद एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिबगिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकली मिस्टेक इन अ प्रोग्राम। Number 2, these kind of errors are detected by the compiler. Number 3, if a program has a syntax error, it cannot be translated into machine code and the program could not be executed. उस वक्त तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसमें से सारे के सारे सिंटैक्स एरर जो है वो रिमूव नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटेड सेमीकोलन, मिसिंग एनी ऑफ द डेलीमीटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग, यूजिंग वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। तो जब आपके पास ये शॉर्ट आंसर आएगा तो साथ आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है, तब आपको पूरे 2 नंबर जो हैं वो एग्जाम में मिलेंगे। डिफाइन रन टाइम एरर विद एग्जाम्पल। इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट, अ रन टाइम एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। तो रन टाइम एरर कब अकर होता है? जब हमारा प्रोग्राम कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रन टाइम एरर जो है ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है ये डिटेक्ट किया जाता है। Number 3, when a runtime error occurs, the program execution stop abnormally and display a diagnostic message on a screen. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। ये हमारे पास रन टाइम एरर की एग्जाम्पल है। डिफाइन लॉजिकल एरर विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट, लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज आर रॉन्ग लॉजिक, रॉन्ग फार्मूला और अ फॉल्टी एल्गोरिदम। जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई गलत फार्मूला, गलत लॉजिक अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो एरर जनरेट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं लॉजिकल एरर का। द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर। कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर डिटेक्ट नहीं करते। ये जो लॉजिकल एरर होते हैं ये प्रोग्रामर जो है खुद से डिटेक्ट करता है। द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू डिटेक्ट इज द लॉजिकल एरर। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर है? जब हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट्स या रॉन्ग आउटपुट आती हैं उसकी बेस पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे हमने लॉजिकल मिस्टेक की हुई है, कोई गलत फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसका फार्मूला अगर हम गलत लिखते हैं, उसका सिंटैक्स सही है लेकिन उसका फार्मूला हमने जो अप्लाई किया वो गलत है, तो इसकी बेस पर जो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो हमारी रॉन्ग परसेंटेज कैलकुलेट होगी, रॉन्ग आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी। तो सिंटैक्स सही है, इससे कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको कोई भी सिंटैक्स एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जब स्क्रीन के ऊपर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है कोई ना कोई लॉजिकल मिस्टेक हमें अपने प्रोग्राम के अंदर की हुई है, कोई फार्मूला हमने गलत अप्लाई किया हुआ है। Very important short answer, define machine independence. Machine independence means a program written in high level language can be executed on many different types of computer with a little bit modification. इसको हम लोग नाम देते हैं किसका? मशीन इंडिपेंडेंस का। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, मशीन इंडिपेंडेंस होते हैं। जबकि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम आपके मशीन डिपेंडेंट होते हैं।
For example, program written in C language can be executed on Intel processor as well as on Motorola processor with a little bit modification. That is an example of a machine independence. Difference between high level language and low level language. यहाँ पर कुछ differences लिखे हुए हैं. Number 1, high level language easy to learn, जबकि लो लेवल लैंग्वेज होती है डिफिकल्ट टू लर्न होती है. हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन बीइंग, जबकि लो लेवल लैंग्वेज होती हैं नियर टू द मशीन होती हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है बिकॉज दरमियान में हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड. जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है बिकॉज वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि नियर टू द मशीन होते हैं. विदाउट एनी ट्रांसलेटर हमारी मशीन उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है. प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई बिकॉज इट इज़ नियर टू द ह्यूमन बीइंग. यूजर्स प्रोग्रामर आसानी के साथ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को मॉडिफाई करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है. एरर्स को रिमूव करना हाई लेवल लैंग्वेज में आसान होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स को रिमूव करना जो है वो डिफिकल्ट होता है. C++ जावा जो है ये एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज की, जबकि मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो है ये एग्जांपल है किसकी, लो लेवल लैंग्वेजेस की. Define machine language. A language which is directly understandable by the computer without any translator is known as a machine language. अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मशीन लैंग्वेज जो होती है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस मशीन पे प्रोग्राम लिखा जाता है उसी मशीन पे वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है. मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कोड लिखते हैं. प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज़ रन वेरी फास्ट बिकॉज दरमियान में हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती. जो कोड 0-1 की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हमारी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है विदाउट एनी ट्रांसलेटर. प्रोग्राम डेवलपमेंट इन मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. प्रोग्राम को डेवलप करना मशीन लैंग्वेज में मुश्किल होता है बिकॉज यूज़र्स के लिए मशीन लैंग्वेज को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट है. डिफाइन असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की टाइप होती है. इसके सेम फीचर्स होते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ 0-1, यानी कि बाइनरी कोड की बजाय हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स को यूज़ करेंगे. उन सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं और इसी वजह से असेंबली लैंग्वेज को सिम्बॉलिकल लैंग्वेज का नाम दिया जाता है. और ये जो सिंबल्स हमारे यूज़ किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इनको ट्रांसलेट करने के लिए इनटू मशीन कोड हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, दैट इज़ नोन एज अ असेंबलर. तो असेंबलर इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड. डिफाइन IDE. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी मदद से हम C लैंग्वेज का प्रोग्राम क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, सेव कर सकें, कंपाइल कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें. तो ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास एक पावरफुल डिबगर होता है जो कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टर्बो C++, डेव C++, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आज तक के लिए इतना ही. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.